हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी में जो रिफॉर्मेशन हुई है इसके बारे में। बेसिकली यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको यहाँ पे हर एक जानकारी मिल जाए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वीडियो पूरा देखिए। आपको यहाँ पे मैं हर एक पॉइंट को बारीकी से समझा दूंगा। सबसे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये क्यों जरूरी था। ये बहुत ही लंबे समय से जिस तरह से हमारे देश में रट्टाफिकेशन का कंसेप्ट चलते आ रहा है और बोर्ड की रिजल्ट को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो मिल रही, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, उसको थोड़ा सा सुधार का ज़रूरत था, उसमें सुधार की ज़रूरत थी। अब हम लोग देख लेते हैं जो पहला जो रिफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे हमारे जो MHRD जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसको बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। ये पहला रिफॉर्मेशन है इसमें। और उसके बाद जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में वो 6% GDP का किया जाएगा, लेकिन अभी तक आपका 4.43% ही है GDP का, तो इसको बढ़ा के 6% किया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कदम है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं तीसरा जो चेंजेस हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा है कि अभी 10+2 का जो सिस्टम चल रहा है हमारे देश में उसको बदल के यहाँ पे 5+3+3+4 कर दिया गया है ताकि इसमें फंडामेंटल वैल्यूज़, बुक रीडिंग, प्रैक्टिकल अप्रोच, ये सारा चीज़ को बढ़ावा मिल सके। इसको मैं अब थोड़ा सा एक पिक्चोरियल वे में आपको समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, आपको फिगर में डिटेल में समझ में आएगा कि यहाँ पे जो पहले का जो कंसेप्ट होता था 6 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को क्लास 10 तक की पढ़ाई का प्रावधान था। उसके बाद आगे की जो 16 से 18 साल की, इसमें 10+2 यानी कि 12th की पढ़ाई होती थी। ये पहले का कंसेप्ट था, लेकिन अब यहाँ पे हो रहा है कि आपका 3 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका 3 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे होते हैं यहाँ पे 6 साल से लेकर 8 साल तक, वो 2 साल का जो है क्लास 1 और 2, उसके बाद इसमें फंडामेंटल एजुकेशन दिया जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा जो है 5+3, जो 3 वाले जो कंसेप्ट है इसमें क्लास 3 से लेके 5 तक का यानी कि 3 साल का, जिसमें कि 8 से लेके 11 के उम्र के बच्चे को इसमें पढ़ाया जाएगा और प्रिपरेटरी इसको बोला जाता है। उसके बाद आपका जो अगला है 3 साल जो 5+3, और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 था उसमें क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक, जिसमें कि 11 साल से 14 साल के बच्चों को मिडिल लेवल पे रखा जाएगा। उसके बाद जो सेकेंडरी लेवल है जिसमें कि क्लास 9 से लेके 12 तक का, जिसमें कि 14 साल से 18 साल के बच्चे के लिए ये सिस्टम है, ये रखा जाएगा। तो यही हो गया 5+3+3+4 का कंसेप्ट, और पहले था 10+2 का कंसेप्ट। अब हम लोग बैक चलते हैं उस पे जो कि हम लोग का था, जिस पे हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे थे। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, बुक रीडिंग होगा, फंडामेंटल वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा समझ में आएगी सबको। उसके बाद क्लास 5 तक एक और प्रावधान इन्होंने रखा है कि क्लास 5 तक के बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाए। बहुत सारी इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में क्या होता है कि यदि आप क्लास 5 तक के जो बच्चे हैं वो हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले में वहाँ फ़ाइन दे दिया जाता है। उसी तरह से कुछ कुछ रीजनल स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी वो लोग यदि कोई दूसरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उनको फ़ाइन करार दे दिया जाता है। तो इससे बचने के लिए आपका क्लास 5 तक के हर एक बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए कि कोडिंग जो कि क्लास 6 से ही शुरू किया जाएगा। बेसिकली इंजीनियरिंग में ये पढ़ाई होता था कोडिंग का, और इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में रहते हैं उस समय से थोड़ा थोड़ा शुरू होता है। अब यहाँ देख लीजिए कि क्लास 6 से ही पढ़ाया जाएगा। बेसिकली कुछ कुछ हायर स्टडीज़ वाले स्कूल्स में पहले से ही सिखाया जाता है, लेकिन अब यहाँ पे क्लास 6 से आपका कोडिंग सिखाया जाएगा। उसके बाद वोकेशनल सर्टिफिकेशन 10 दिनों का होगा, जिसमें जो कि बैगलेस होगा। यहाँ पे आपको किताब कॉपी कुछ ले जाने का ज़रूरत नहीं है। और अंडर क्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रीशियन, यानी कि आप क्राफ्ट्समैन के पास जाएंगे, आप इलेक्ट्रीशियन के पास जाएंगे और वहाँ पे आपको 10 दिन का एक इंटर्नशिप लेना पड़ेगा। ये स्कूल लेवल पर ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है हर एक बच्चों को, क्योंकि बेसिक लेवल की शिक्षा, हर एक प्रैक्टिकल अप्रोच उनको मिल सके। उसके बाद यहाँ पे एक और अगला जो पॉइंट है आपका चौथा नंबर, जो कि नो सेपरेशन बिटवीन स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, डिबेट, डांस। यानी कि आपका यदि कोई बच्चे यदि कोई सब्जेक्ट में फिजिक्स के साथ अच्छा कर रहे हैं, या फिर कोई का मैथमेटिक्स है उसमें अच्छा है, और यदि कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, यदि कोई उनका स्पोर्ट्स सब्जेक्ट है, तो इस मामले में उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा कि वो ज़्यादा बच्चा तेज है। यानी कि जिस तरह से अभी हो रहा है, किसी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आता है तो वो
तेज़ है और उसको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी और ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा आगे आने वाले एजुकेशन की फील्ड में और आने वाले हायर स्टडीज़ में। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। यदि कोई फिजिक्स के साथ साथ यदि स्पोर्ट्स में अच्छा है, या फिर कोई केमिस्ट्री के साथ साथ यदि म्यूज़िक भी कर रहा है, और यदि कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी कर रहा है, तो तीनों का जो इम्पोर्टेंस होगा एक ही होगा। यानी कि यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं रखा गया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे आपका एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी जितनी भी होती है उसमें लड़के जाने के लिए ज़्यादा प्रेरित होंगे। बेसिकली अभी देखा गया है कि कुछ अच्छे घर के लड़के ही एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो लोग यदि कुछ गलत भी करते हैं, यदि उनका एजुकेशन किसी भी तरीक़ा से ख़राब हो जाता है, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा समय दे सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ये कंपलसरी हो चुका है। अब इसकी यदि वैल्यू ज़्यादा है तो कोई लड़के फिजिक्स के साथ साथ किसी को अच्छा है म्यूज़िक करना तो वो म्यूज़िक भी करेंगे। अब अगला जो पॉइंट है कि डिग्रेड वर्ड्स वैल्यू, यानी कि सही बात है। यदि अभी देख लीजिए कि 10th की जो रिज़ल्ट हुई आपकी और 12th की रिज़ल्ट हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लीजिए आपका 12th की रिज़ल्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। कट ऑफ 99, किसी का 99.99 परसेंटाइल जाता है, इतना परसेंट जाता है। तो वो सारा चीज़ अब डिग्रेड होगा। वहाँ पे स्किल्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, नॉलेज बेस्ड एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये आने वाले समय में बहुत ही सराहनीय कदम होने वाला है। उसके बाद आगे देख लीजिए, एवरी चाइल्ड विल बी कम आउट ऑफ स्कूल एडेप्ट एटलीस्ट वन स्किल, यानी कि कोई भी बच्चा यदि स्कूली एजुकेशन पूरा करता है तो उसके साथ उसको कोई एक ना एक स्किल लेना पड़ेगा। या वो ड्राइंग में अच्छा हो, सिंगिंग में अच्छा हो, स्विमिंग में अच्छा हो, कोई भी एक को करिकुलर एक्टिविटी या फिर एक स्किल उसके पास अच्छा खासा होना चाहिए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी किया गया है। यदि कोई फिजिक्स लेते हैं तो फिजिक्स के साथ साथ अब पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। फिजिक्स के साथ साथ आपका कोई बायोलॉजी तो लेते ही थे, लेकिन फिजिक्स के साथ साथ हिंदी भी ले सकते हैं। हिंदी तो एक ये हो गया कोर लैंग्वेज का सब्जेक्ट। यदि कोई केमिस्ट्री लेते हैं तो केमिस्ट्री के साथ साथ वो क्या कर सकते हैं कि हिस्ट्री भी ले सकते हैं, और दोनों को सेम प्रेफरेंस मिलेगा और ये अब रूल होने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आपका मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट, यानी कि कोई बीटेक करते थे या कोई एमबीबीएस करते थे। एमबीबीएस वाला थोड़ा सा देख लीजिए उसमें होता है या नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट होने वाला है। यदि कोई फर्स्ट ईयर के बीटेक में रहते हैं और 1 साल के बाद यदि किसी भी कारण से या कोई घर का रीज़न हो या फिर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके से यदि वो छोड़ देते हैं या फिर 2 साल का ही कर लेते हैं या 3 साल का कर लेते हैं, तो 3 साल वाले को शायद डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाए, या फिर कोई 2 साल के अंदर कर लेते हैं, या फिर किन्हीं का 3 साल पूरा हो जाता है और 1 साल नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि वो कॉलेज छोड़ के जाते थे और फिर से यदि करना चाहते थे तो उनको फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होता था। लेकिन अब वैसा नहीं होने वाला है। अब आप जिस समय आएंगे, यदि आपने 3 साल पूरा करके गया है, आपका 1 साल बाकी है, तो कुछ सर्टेन पीरियड का आपको टाइम दिया जाएगा, सर्टेन पीरियड दिया जाएगा। उसके अंदर यदि आप वापस आ जाते हैं तो आप 1 साल करके ही 3+1 का यानी कि पूरा 4 साल का डिग्री ले सकते हैं। पहले 3 साल आपने कर लिया था, आप सर्टेन पीरियड के अंतर्गत आइए, आप 1 साल करिए और आपको 4 साल का डिग्री मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पहले क्या होता था कि रिसर्च में आपका यदि रिसर्च करना चाहते हैं तो पहले आप अंडर ग्रेजुएट करते थे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट करते थे, एमफिल करते थे, उसके बाद पीएचडी भी करते थे, तब जाके आपको रिसर्च में प्रेफरेंस दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिए, यदि कोई जॉब करना चाहते हैं तो 12th के बाद 3 साल का एक कर सकते हैं डिग्री, उसके बाद वो जॉब के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद कोई रिसर्च में जाते हैं तो 12th के बाद 4 साल का एक डिग्री करिए, उसके बाद 1 साल का कोई कोर्स करिए, एमए का या एमएससी का कुछ भी, उसके बाद डायरेक्ट आप पीएचडी में चले जाइए। एमफिल वाला जो क्राइटेरिया है पीएचडी करने से पहले वाला, उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो वो बहुत ही अच्छा खासा कदम है। अब बात करते हैं ग्रेडेड एटोनॉमी की। ये क्या है? इसमें आपका एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल लेवल पर फ्रीडम दी जाएगी कुछ कुछ कॉलेजेस को जो अच्छा करते हैं, टॉप कॉलेजेस को। अभी क्या होता था कि जैसे मैं खुद अपना कॉलेज का एग्जांपल देके आपको समझा सकता हूँ। जैसे कि मेरा कॉलेज का नाम है बीआईटी सिंदरी धनबाद, बीटेक का कॉलेज है, झारखंड का कॉलेज है, बहुत ही अच्छा नामी गिरामी और टॉप कॉलेज है झारखंड गवर्नमेंट का बीटेक का, एक ही कॉलेज सरकारी है। लेकिन ये आपका
पहले क्या होता था कि विनोबा भावे VBU से एफिलिएटेड, VBU इसको मान्यता देती थी। और उसके बाद VBU के अंदर में जो एग्जामिनेशन होता था तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस थे, 4-5 कॉलेजेस थे बीटेक के। यहाँ पे क्या होता था कि हम लोग फॉर्म भरते थे और फॉर्म भरने के बाद क्या होता था कि कुछ कुछ कॉलेजेस में वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं प्राइवेट कॉलेजेस वाले या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले, PPP मोड वाले, वो लोग बच्चे से यदि फ़ी नहीं ले पा रहे हैं या फिर कोई भी तरीका हो रहा कि वहाँ के बच्चे जाते थे स्ट्राइक करते थे VBU में, हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता था। तो इस तरीक़ा से क्या होता था कि कॉलेज अच्छा होने के बावजूद, सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक होने के बावजूद डिले होता था। इनको उतना फ्रीडम नहीं होता था कि ये समय पे एग्ज़ाम करा सके। बेसिकली कोई कोई लड़के का क्या होता था कि बहुत ही अच्छा खासा प्लेसमेंट लग गया या फिर लास्ट ईयर में कोई दिक्कत हो गया, थोड़ा सा लेट हो जाता था, तो डायरेक्टर के चाहते हुए भी एग्ज़ाम समय पे नहीं हो पाता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला बात था। तो इसमें सुधार हुआ है तो बहुत ही अच्छी खासी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में 600-700 कॉलेजेस एक यूनिवर्सिटीज़ में रहती। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहाँ पे क्या होता था कि कोई अच्छे यदि कॉलेजेस हैं तो उनके चाहते हुए भी कुछ चीज़ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आपका ग्रेडेड इकोनॉमी होगा, एकेडमिक लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे फ्रीडम दी जाएगी ताकि वो लोग बजट का अपग्रेडेशन कर सके समय पे समय, और उसके बाद सेल्फ डिपेंडेंसी उसमें ज़्यादा बढ़ सके। उसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका, सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग लीगल एंड मेडिकल, यानी कि सिंगल रेगुलेटरी बॉडी रहेगी आपका एजुकेशन के सेक्टर में, एक ही बॉडी कंट्रोल करेगी। सिर्फ 2 कॉलेजेस को छोड़ के, एक लीगल कॉलेजेस यानी कि लॉ के जो कॉलेजेस होते हैं, उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाए। तो यहाँ पे सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होने वाली है। उसके बाद आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना हो रही है। यहाँ पे इसमें क्या होगा कि साइंस के सेक्टर में और सोशल साइंस के भी सेक्टर में कुछ कुछ यदि रिसर्च होता है तो यहाँ की गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करेगी। ये पहले यूएस में तो पहले क्या, बहुत ही पहले से शुरू हो चुका है और यूएस में चल रहा है आपका। वहाँ पे NSR है, यानी कि नेशनल साइंस रिसर्च। वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है कि फंड देती है और स्पॉन्सरशिप प्रदान करती है वहाँ के फेलोशिप रिसर्चर्स को। तो यहाँ पे ये भी अब होने वाला है, तो बहुत ही सराहनीय कदम है रिसर्च के फील्ड में। पहले तो बहुत ही हल्ला होता था कि रिसर्च में कुछ हो नहीं रहा, तो इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होती, इतना ज़्यादा फंड स्पॉन्सरशिप मिलता, तब ना जाके रिसर्च होता। तो अब देखिए ये अच्छा कदम है। उसके बाद अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन प्लानिंग, टीचर लर्निंग असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। उसके बाद आपका दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सिस्टम, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड रहते हैं तो उनके लिए भी आपका सॉफ्टवेयर का यूज़ करके फ़ायदा पहुंचाया जाएगा और पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। उसके बाद कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, यानी कि 8 लैंग्वेजेस में आपका कंटेंट होगा। वर्चुअल लैब्स होगी, डिजिटली इक्विपमेंट स्कूल होगा। उसके बाद स्कूल टेचर्स और स्टूडेंट सबको प्रेफरेंस दिया जाएगा और सबको ऐसा सुविधा प्रदान किया जाएगा, इक्विपमेंट बेस्ड किया जाएगा, ताकि वो लोग आपका टेक्नोलॉजी के यूज़ से अच्छे पढ़ाई कर सकें। फाइनली कंक्लूज़न यही है कि बहुत ही सराहनीय कदम है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। आने वाले समय में इसका बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये आने वाले 10 साल के बाद शायद अच्छी से अच्छी इसमें रिज़ल्ट देखने को मिल सके, क्योंकि जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो अभी जो बच्चे क्लास में घुसेंगे यानी कि नर्सरी में या फिर 1 में, तो उन पे यदि इम्प्लीमेंट होगा तो उनको शुरू से बिल्टअप किया जाएगा और वो रिज़ल्ट आने वाले 10 समय में, क्योंकि अभी वो नर्सरी में जाएंगे तो उसके बाद 10+2 जो कि आपका 12th होता है, उसके बाद हायर डिग्री करेंगे। कम से कम 10 से 15 साल का समय लगेगा और 10 साल में आपका रिजल्ट देखने को मिलते जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों के बीच इस वीडियो को फैला दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।